हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। सबसे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर की हमारी बैक टू बैक वीडियोस आएगी। तो टॉपिक है हमारा इंट्रो ही करना है। टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट में कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है वो हम देखेंगे आज, और केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक आ रहा है यहाँ पर केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है तो पहला टॉपिक केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री क्या होता है और डेफिनेशन क्या बोलती है हम समझते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the structure, with the study of, which deals with the study of composition, structures and properties of matter, and properties of matter, and changes the properties under different conditions, and laws to govern these changes. Is called chemistry. It's called chemistry. अब देखो स्टेटमेंट क्या बोल रही है केमिस्ट्री की। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करेंगे कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के बारे में। तो हमें पता है केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी डिफरेंट ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज, एंड चेंजेस द प्रॉपर्टीज अंडर डिफरेंट कंडीशन। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी कंडीशंस भी हम पढ़ने वाले हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, उन सब में आने हैं। एंड लॉज टू गवर्न दिस चेंजेस, एंड डिफरेंट लॉज भी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गैल-लुसेक लॉ, एवोगाड्रोस लॉ एंड सो ऑन। तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। और कौन कौन से लॉज हैं जो इनको कंट्रोल करता है। गवर्न मींस कंट्रोल करते हैं कि अंडर डिफरेंट कंडीशन पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और पूरी केमिस्ट्री में भी। तो ये तो थी केमिस्ट्री की स्टेटमेंट। इसकी जो मेन ब्रांचेस होती है केमिस्ट्री की, अच्छा तो बहुत सारी ब्रांचें, बट जो मेन हमें पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम फिजिकल की बात करें, तो फिजिकल में जैसे कि आपने देखा होगा न्यूमेरिकल टाइप चैप्टर जो होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये फिजिकल का टॉपिक होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, गैसियस स्टेट, क्लास 12 का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब आता है फिजिकल में। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स किसके हैं? फिजिकल। मैक्सिमम फिजिकल में सारे न्यूमेरिकल बेस्ड डेरिवेशन और स्टेटमेंट्स। इनऑर्गेनिक में हम देखें तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है जो हम पढ़ने वाले हैं 11th और 12th में। नेक्स्ट ऑर्गेनिक की बात करें तो आप अल्केन्स,
अल्कीन्स, अल्काइंस, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड सो ऑन। ये सब होते हैं ऑर्गेनिक के चैप्टर्स जो हमारी बुकों में 11th और 12th में हम पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ चेंजेस द प्रॉपर्टीज अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन पे जो प्रॉपर्टीज है मैटर की वो चेंज होगी, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड लॉज टू गवर्न दिस चेंजेस, कौन कौन से लॉज रिस्पॉन्सिबल है या कौन कौन से लॉज इनको कंट्रोल करेंगे या इनके बारे में स्टडी करेंगे, बताएंगे। वो सब चीजें हम केमिस्ट्री जो कि एक साइंस की ब्रांच है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये इसके मेन 3 पार्ट्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले आपके जो एग्जाम का क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक से आपके आता है AZT, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है AZT, एजिडोथाइमिडिन, THY है, एजिडोथाइमिडिन। ये क्या है? एक ड्रग का नाम है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है एंट्रेंस वगैरह में। इट इज यूज्ड फॉर एड्स विक्टिम्स। एड्स विक्टिम्स के लिए यूज करा जाता है, पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछते भी है। कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है इसकी, एजिडोथाइमिडिन। कहाँ पे यूज होता है इसका? एड्स विक्टिम्स के लिए। ये इसलिए कराया जा रहा है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी दे रखा है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है AZT का यूजेस क्या है या एड्स के लिए कौन सा ड्रग यूज करा जाता है। सेकंड पॉइंट, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम plants and animals or by synthetic methods। इसको प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करा जाता है और लैब में सिंथेटिक मेथड से भी हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो याद रखना, AZT एक ड्रग का नाम है जिसकी फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडिन। इसका यूज करा जाता है एड्स विक्टिम्स, एड्स से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए, और ये प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होता है और सिंथेटिक मेथड से भी इसे बनाया जा सकता है। सेकंड आ रहा है यहाँ पे जो ड्रग का नाम है जो पूछा जाता है एग्जाम में, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ये सिस और ट्रांस वर्ड हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। इसका इनको इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ड्रग। इनको लाइफ सेविंग ड्रग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इसे लाइफ सेविंग ड्रग। सेकंड पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर, इसको किसके लिए यूज करा जाता है? इट इज यूज्ड फॉर कैंसर थेरेपी। इसको कैंसर थेरेपी के लिए। तो याद रखना, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल लाइफ सेविंग ड्रग है। इनको लाइफ सेविंग ड्रग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसको कैंसर थेरेपी में यूज करा जाता है। AZT एजिडोथाइमिन, इसका यूज करा जाता है एड्स विक्टिम के लिए और इसको प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन करते हैं और बाय सिंथेटिक मेथड लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये 2 ड्रग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एंट्रेंस में कई बार पूछ लेते हैं इनके यूजेस। तो ये कैंसर लिखा है, ठीक है, आ रही है कैंसर, तो इसे नोट कर लो। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है मैटर। क्या है? मैटर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैटर। एंड सबको पता है मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग which occupied space, anything which occupied space and having mass and volume is called matter। अब मैटर होता है क्या? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस, ये हाईलाइट कर रहा है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस।
हमारे आसपास वो सारे ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई मतलब जगह घेरते हैं, वो सारे मैटर होते हैं। जैसे कि ये स्क्रीन है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ये जगह ऑक्यूपाई करती है तो मैटर है। ये पेन मैटर है, चेयर्स मैटर है, टेबल मैटर है, आपके आसपास फैन मैटर है, वॉल मैटर है। तो मैटर तो हमें पता है कि मैटर कौन है और नॉन मैटर कौन है। अब देखते हैं कि नॉन मैटर कौन कौन होते हैं। तो वन बाय वन हम एग्जांपल लिखते हैं। तो मैटर में पेन, टेबल, बोर्ड, etc ये सब मैटर है। अब आता है नॉन मैटर में क्या क्या होता है। फीलिंग्स, ये वाली कोई सी वाली फीलिंग समझ सकते हो, फीलिंग्स कभी भी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करती, तो ये याद रखना। लव, हेट, etc ये सब मैटर्स नहीं होते। अब यहाँ पे आता है कि लाइट क्या आता है। लाइट एक मैटर पार्टिकल है, लाइट मैटर, जो कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे भी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी में एमिट करती है। ठीक है, वही हम सेकंड चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं, इसको एक्सप्लेन भी कि लाइट एक मैटर पार्टिकल होती है। तो ये तो होता है मैटर। अब आता है हमारा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें बेसिक पढ़ना है, तो पहली क्लास इंट्रोडक्शन ही होगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पहली 1-2 क्लास इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद हम लॉज एंड अपने मेन टॉपिक्स पे आएंगे। वैसे तो सारा ही मेन होता है। तो स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन सी होती है। स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज BEC। तो पहले 3 के बारे में तो सबने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी हम उनका भी इंट्रोडक्शन करते हैं, और प्लाज्मा और BEC क्या होता है। तो हम करते हैं फर्स्ट सॉलिड। तो इनको इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी लिखेंगे छोटी क्लास की तरह। ठीक है, सॉलिड कौन होते हैं, जिनका डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम। एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, etc ये सब सॉलिड है। यहाँ तक कि ये मार्कर भी क्या है जो मेरे हाथ में, ये सॉलिड ही है। ठीक है, ये स्किन क्या है, सॉलिड। जिनकी डेफिनेट शेप हो, जिनकी शेप एकदम फिक्स्ड हो, चेंज नहीं होती। चेंज ना होने का मतलब है अपने आप चेंज नहीं होती है, अगर आप फोर्स अप्लाइड करोगे तो भाई सबकी शेप जो होती है चेंज हो जाती है। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब उसका वॉल्यूम भी उतना ही है। ये मार्कर मेरे हाथ में सॉलिड फॉर्म में है, इसको मैं कहीं पे भी रखूं, इसकी शेप और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अगर दूसरी बात और हम देखें लिक्विड, लिक्विड की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट इनडेफिनेट शेप, बट इनडेफिनेट शेप। एग्जाम्पल देखो, जैसे वाटर है, ऑयल, जूसेस एंड सो ऑन। वाटर की कोई शेप होती है कि जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को डालेंगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप, बॉटल में डालोगे तो बॉटल की शेप, बट वॉल्यूम फिक्स ही रहता है। 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है, उसे चाहे आप बड़े बर्तन में डालो, टब में डालो या बाल्टी में डालो, वॉल्यूम उसका 1 लीटर ही रहेगा। तो लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होती। और भी प्रॉपर्टी है, वो भी मैं बता दूंगा अभी। नेक्स्ट आता है गैस। गैस की कोई शेप होती है नहीं, इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। गैस की कोई शेप नहीं होती, ये तो हमें पता है, गैस कभी दिखती भी नहीं है उसकी शेप वाइज। वॉल्यूम इंडेफिनेट होता है, इसका मतलब क्या, पहले एग्जांपल देखो, O2 CO2, ठीक है, ATC N2, ये सारी गैसेस। मान लो मेरे पास 1 kg गैस है, ये कंटेनर है,
और एक बार कंटेनर ऐसा है, मेरे पास कितनी गैस है 1 kg। तो यहाँ पर समझना गैस का इंडेफिनिट वॉल्यूम। देखो इसकी कोई शेप नहीं होगी, गैस को जिस कंटेनर में मैं डालूं वो उसी की शेप ले लेता है, शेप तो कोई होती नहीं है। बट इंडेफिनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या बढ़ जा रहा है, इंडेफिनिट वॉल्यूम का मतलब। और एक कंटेनर ले लेते हैं ये थोड़ा बड़ा सा, ठीक है 1 kg गैस। तो 1 kg गैस मैं तीनों में डाल रहा हूँ, तीनों में मैंने 1 kg गैस फिल कर दी। अब यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना, गैस को जिस भी कंटेनर में डालते हैं, गैस को जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाइड कर लेता है, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाइड कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बलून है, उसे चाहे इतना फैलाऊं या इतना, आप कहीं पे भी एक होल कर देना सारी गैस वहीं से निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है, गैस ने पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर रखा है। कब गैस तब तक खत्म नहीं होगी, वो तब तक वहां से निकलती रहेगी। मीन्स गैस चाहे इतनी सी है या इतनी है, वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाइड करके रखती है। 1 किलो गैस इसमें डाला तो इसने इस कंटेनर को ऑक्यूपाई कर दिया, इसमें डाला तो इसमें ऑक्यूपाई कर लिया, और इस बड़े कंटेनर में डाला तो इस पूरे बड़े कंटेनर को ऑक्यूपाइड कर लिया। तो अगर आपको कभी भी गैस का वॉल्यूम निकालना है तो आपको उस कंटेनर का वॉल्यूम निकालना होगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम वही है जो उस कंटेनर का वॉल्यूम है। तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी इंडेफिनिट। अगर ये गैस में इस रूम में इसको पूरा वैक्यूम पैक कर दूं, इसमें मतलब क्लोज कर दूं और इसमें ये गैस डाल दूं, तो इस टाइम पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, जो इस रूम का वॉल्यूम है। आप कहीं से भी एक होल कर दो सारी गैस वहां से निकल जाएगी, तब तक पूरी बाहर नहीं चली जाती। तो इसका मतलब ये है कि गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में डाला जाता है ये उसी का ही वॉल्यूम अपना बना लेती है एक तरह से। तो इसलिए इसका वॉल्यूम क्या है, इनडेफिनिट। क्या है वॉल्यूम, इनडेफिनिट। तो आज के बाद कभी भी गैस का वॉल्यूम निकालना है, जिस कंटेनर में रखा हुआ है वही उसका वॉल्यूम है, उस कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लो तो वो उस गैस का वॉल्यूम है। तो मैं कंटेनर बदलता गया, गैस का वॉल्यूम चेंज होता चला गया, इसलिए गैस का वॉल्यूम इनडेफिनिट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी प्रॉपर्टीज होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल लो होती है, इसमें हाई, इसमें वेरी हाई। रिजिडिटी शो करता सॉलिड, लिक्विड करता नहीं है, गैस नहीं करता। फ्लूइडिटी ये करता ही नहीं, ये ज्यादा करता है, वो उससे ज्यादा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होती है, इसमें कम, उसमें सबसे कम। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इसमें कम होता है, उसमें ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा। ये और भी पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर बोले आपको। तो ये था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा एंड बीईसी। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, पता होना चाहिए पांचों। ये तीन तो सबको ही पता है। अब करते हैं 4th एंड 5th। तो नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर आती है प्लाज्मा। कौन सी आती है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता है क्या है, तो देख लेना। व्हेन, पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलती है, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। गैसीय सब्सटेंस आर ओवरहीट और सुपरहीटेड। ओवरहीट बहुत ज्यादा हीट करना है, और सुपरहीट। देन they become a mixture of, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, mixture of ions, that is cation, and electrons, this is called प्लाज्मा। अब देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और क्या होता है प्लाज्मा। अगर मैं गैसीय सब्सटेंस को, ये गैसेस है, ठीक है, गैसेस को क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। नॉर्मल हीट नहीं, सुपर हीट। टेम्परेचर होना चाहिए कई हजार डिग्री या लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में, ठीक है, हीट या ओवरहीट। फॉर एग्जांपल जैसे कि जितना सन का टेम्परेचर है लगभग उतना। ये नहीं कि आपने गैसेस को एक कंटेनर में करके
और अपने एलपीजी सिलेंडर पे हीट कर रहे हैं, इस टेम्परेचर से कुछ नहीं होगा, आपको पहुंचाना है कई हजार, मतलब 50,000 डिग्री सेल्सियस, 80,000, 2 लाख, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर पे अगर मैं गैसियस को हीट करूं तो वो क्या बनते हैं, वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर बन जाती है। देखो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दे बिकम अ मिक्सचर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। और कौन से आयंस होते हैं वो? कैटायंस। अगर मैं इनको सुपर हीट कर दूं तो ये क्या कर जाएंगे, ये कैटायंस और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। तो कभी भी अगर बोलो कि प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है तो आप बताओगे एक तो कैटायन है और एक इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लाज्मा एक्चुअली होता है क्या है, प्लाज्मा होता है कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर। आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो आपको प्लाज्मा में ये मिलेगा, प्लाज्मा कंटेन चार्ज पार्टिकल्स, ये प्लाज्मा कंटेन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो रियल में वो क्या होता है, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा दिखता क्या है और होता कैसे है, पहले स्टेटमेंट दोबारा देख लो। व्हेन गैसियस सब्सटेंस आर ओवरहीट और सुपरहीटेड देन दे बिकम, अगर मैं गैसेस को ओवरहीट या सुपरहीट कर दूं तो वो क्या बन जाएंगे, वो मिक्सचर बन जाएगा आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स का, और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब आता है इसका एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल है सन, स्टार, etc, सबसे कॉमन एग्जांपल सन, जिसपे हीलियम और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, और सन का टेम्परेचर तो आपको पता ही है कई हजार डिग्री सेल्सियस है। तो इतने टेम्परेचर पे जो उसकी गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में, प्लाज्मा। तो कोई भी पूछे आपने प्लाज्मा देखा है तो आप बताओगे हाँ हम सन को डेली ही देखते हैं, तो सन जो है वो प्लाज्मा का मिलके बना है, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे जो सन की गैसेस है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, प्लाज्मा। तो कोई पूछे सन की स्टेट बताओ, सॉलिड लिक्विड गैस, तो आप बताओगे नहीं, इसकी जो स्टेट है वो प्लाज्मा होती है, वो ना सॉलिड है ना लिक्विड ना ही गैस। दूसरे स्टार जो आसमान में रात में आप देखते हो चमकते हैं वो सब क्या है, प्लाज्मा। तो आज के बाद अब अगर आप किसी स्टार को देखकर कुछ सोच रहे हो, फीलिंग्स वगैरह या समथिंग, तो आप प्लाज्मा को देख के सोच रहे हो, ठीक है, किसको, प्लाज्मा। और लाइट, सेकंड, सॉरी, ठीक है। सेकंड, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में तब आसमान में बादल टकराते तो लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग भी जो है वो प्लाज्मा ही होती है, वो भी उस टाइम पे क्या होता है, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर। तो ये एग्जांपल थे प्लाज्मा के। और आपने ये भी सुना होगा कि तब सन पे जैसे बोलते हैं सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, जो सन पे जो तूफान आते हैं, तो वो कई बार अर्थ की तरफ इतने ज्यादा होते हैं सोलर स्टॉर्म्स की अर्थ की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। तो अर्थ की तरफ अगर सोलर स्टॉर्म्स आ रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, चार्ज पार्टिकल, और वो चार्ज पार्टिकल हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारी सैटेलाइट्स के लिए, हमारी ओजोन के लिए, हमारी आउटर लेयर के लिए। तो वो सब के सब क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है आज के बाद आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट आता है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो नेक्स्ट हम करते हैं बीईसी, इसको नोट कर लेना। तो अब हम करते हैं, ये तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ आ रही है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बी ई सी, सी फुल फॉर्म होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अब बीईसी क्या होता है, ये इसको आप मान लो कि एक तरह से प्लाज्मा से अपोजिट। प्लाज्मा में हमने क्या करा था, गैसेस सब्सटेंस को ओवरहीट सुपरहीट, तो हमें क्या मिला था, प्लाज्मा, ठीक है। अगर मैं सुपर कूल्ड करूं किसी भी मैटर को, मैटर मतलब सॉलिड को ही मान लो, किसी को भी कर लो, अगर आप गैस को करोगे तो लिक्विड पाएगा, लिक्विड करोगे तो सॉलिड, एंड सॉलिड को अब और कूल्ड कर रहे हो सुपर कूल्ड, तो क्या होगा देखते हैं। व्हेन सुपर कूल्ड ऑफ मैटर लिख देता हूं मैं, ठीक है, सॉलिड लिख लो या मैटर, मैटर बोल दिया, मैटर सब्सटेंस या मैटर, ठीक है।
देन अगर मैं सुपर कूल कर दूं किसी मैटर को, देन इट्स एटम लूज इट्स आइडेंटिटी then they become a super atom. अब ये क्या होता है देखते हैं. This is called BEC. बोस इंडियन साइंटिस्ट बोस के नाम पर है और एल्बर्ट आइंस्टाइन का आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलकर ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये दिया है. यहाँ पे बॉस में देख लेना डबल एस आता है, ये BOS है, ठीक है, ये नाम है, आप चेक कर लेना. ये इंडियन साइंटिस्ट है और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो बोला व्हेन सुपर कूल्ड ऑफ मैटर, कोई भी मैटर ले लो, सॉलिड लिक्विड गैस, तो लेते चलो. ये मैंने एक सॉलिड ले लिया, ठीक. ये सॉलिड के ये इसके एटम्स, ये इसके अंदर क्या है एटम्स. अब इस सॉलिड को मैं क्या कर रहा हूँ सुपर कूल्ड. अभी सुपर कूल्ड वर्ड है क्या, ये एक सॉलिड है और ये इसके एटम्स है, ठीक है. ये क्या है इसके एटम्स. अगर मैं इसे सुपर कूल्ड कर दूं, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कूल्ड. और सुपर कूल्ड का मतलब क्या है, कितना टेम्परेचर. तो पॉजिटिव में हम टेम्परेचर की रेंज आपने सुना होगा 1000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस, 50,000 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, लाखों में भी सुना होगा. तब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं या उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है. पॉजिटिव में तो आपने टेम्परेचर की रेंज सुनी है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा तक. अब नेगेटिव की बात आती है, तो नेगेटिव में आपने ज़्यादातर यूट्यूब पे देखा होगा लिक्विड नाइट्रोजन, जो कि लगभग सबसे ठंडी होती है. इससे ज़्यादा ठंडा आपने कुछ सुना भी नहीं होगा. लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर लगभग कितना होता है -196 के आसपास, ठीक है, 196 ही होता है. तो -196 डिग्री सेल्सियस. तो नेगेटिव में सबसे कम कितना होता है, वो होता है, यहाँ पे याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेगेटिव में एक लास्ट रेंज होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. वो गलती से हो जाता है बाय मिस्टेक. -273.15 डिग्री सेल्सियस. इससे नीचे नेगेटिव में कोई रेंज नहीं होती टेम्परेचर की, याद रखना हमेशा. और इसको अगर मैं केल्विन में बोलूँ 0 केल्विन, इसको अगर मैं केल्विन में बोलूँ 0 केल्विन. हमने सीखा भी है डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 प्लस करते हैं, ऐसे प्लस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा. ये नेगेटिव टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज है और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो, सॉरी, एब्सोल्यूट जीरो. इन नेगेटिव टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज है, इस तक पहुंचना भी एक तरह से इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल ये है, यहाँ तक कोई पहुंच भी नहीं सकता. जो लिक्विड नाइट्रोजन का आप एक्सपेरिमेंट्स देखते हो यूट्यूब वगैरह पे कि वो सभी चीज को जमा दे रहा है, उसका भी -196 डिग्री सेल्सियस लगभग इतना होता है, ठीक है. 95-96 वो देख लेना, 80-90 के बाद जहाँ तक है वो यही होगा. तो -196 सोचो वो सबको जमा दे रही है, तो -273 पे क्या होगा. तो ये एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं इसको. और दूसरी बात, ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है. हाइपोथेटिकल मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट साइंस में मान तो सकते हैं कि रेंज तो रखनी पड़ेगी ना मिनिमम की, लास्ट रेंज क्या हो सकती है. तो वो ये रेंज है -273.15. अब यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे. अगर किसी सॉलिड को या किसी भी मैटर को मैं सुपर कूल कर दूं, लगभग वहां तक पहुंचा दूं, मान लेता हूँ कि टेम्परेचर को मैं -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ले जा रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, सॉलिड कंप्रेस होता जाएगा. क्योंकि देखो कोई भी चीज सब सॉलिड होती है तो एकदम कंप्रेस होने लगती है, उसके एटम्स वगैरह पास होने लगते हैं. बट अगर मैं सुपर कूल कर रहा हूँ तो सारे एटम मिलकर एक क्या बना देंगे, एक सुपर एटम. ये येलो कलर का जो मैंने बनाया है, ये क्या है, ये एक एटम बन गया इन सबसे मिलकर, यह है एक सुपर एटम. जब ये सुपर एटम बन गया है, और यही स्टेट जो होती है उसी को हम BEC बोलते हैं.
बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तब किसी भी मैटर को मैं सुपर कूल कर दूं एब्सोल्यूट जीरो के आसपास तक वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो एटम जो अपनी आइडेंटिटी को ही लूज कर देंगे और क्या बन जाएगा, एक सुपर एटम, जिसको हम बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेचर ही पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, तो ये भी पॉसिबल प्रैक्टिकली तो बोल सकते कि नहीं है, ठीक है। बट साइंस से हम मान तो सकते कि ऐसा हो सकता है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा देता है, व्हेन सुपर कूल्ड ऑफ मैटर देन इट्स एटम लूज इट्स आइडेंटिटी, या इट्स एटम्स लूजेस आइडेंटिटी, ठीक है, देन दे बिकम सुपर एटम, ठीक है। और क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि सारा एटम मिलके एक सुपर एटम बन जाए, इसलिए यह हाइपोथेटिकल स्टेट है मैटर की, फिफ्थ। तो ये होता है हमारा बीईसी एंड प्लाज्मा, जो कि हमें पता होना चाहिए, भले ही एग्जाम में आए या ना आए, बट आप इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको स्टेट ऑफ मैटर बेसिक्स का क्वेश्चन ही पता होना चाहिए कि बीईसी और प्लाज्मा क्या होता है। तो ये था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, प्योर सब्सटेंस। तो इसको नोट कर लो। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, तो सबको तो पता है कि प्योर सब्सटेंस होता है क्या है। प्योर सब्सटेंस which are made up of only one kind of particles, substance which are made up of only one kind of particles। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हो। कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं मिल्क की बात करूं, क्या मिल्क एक सब्सटेंस से पार्टिकल वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, एग्जाम्पल नहीं। मिल्क के अंदर वाटर होता है, ऑयली क्रीम, बटर सा, ठीक है। तो इसमें सब पार्टिकल्स एक से ज्यादा आ गए, तो ये प्योर नहीं है, साइंस के अकॉर्डिंग प्योर नहीं है। घी, इसके अकॉर्डिंग तो घी भी प्योर नहीं हुआ, इसमें ऑयल फैट, ठीक है। मिल्क नहीं हुआ, घी नहीं हुआ, ये सब प्योर नहीं होते। तो प्योर कौन होंगे, एलिमेंट्स, जैसे कि आयरन, एग्जांपल के लिए इसमें भी आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इटीसी, ये सब क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। मान लेते हैं ये मेरे पास एक गोल्ड का पीस है, उसके मैं कितने भी पार्ट्स कर दूं, गोल्ड तो छोड़ो, चलो कितने भी पार्ट्स कर लो, हर एक एटम भी गोल्ड की ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कोई डिफरेंट नहीं। इसलिए एलिमेंट सारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। मान लेते हैं एक बार ये आयरन है, इसके मैं हजारों टुकड़े कर दूं, ठीक है, और तब भी एक काइंड ऑफ पार्टिकल मींस आयरन के एटम से मिलके ही बना होगा, तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, और कंपाउंड्स भी। एग्जांपल जैसे कि देखो, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, तो एग्जांपल ले लेते हैं, नीचे एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट। और एग्जांपल जैसे H2O एक प्योर सब्सटेंस है, NaCl एक प्योर सब्सटेंस है, ग्लूकोज, ये सब प्योर सब्सटेंस है। कोई पूछे बताओ ये प्योर सब्सटेंस क्यों है, बिकॉज देयर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, जिसको हम पढ़ेंगे भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जिनका एलिमेंट्स का रेशियो भी फिक्स्ड होता है वो भी प्योर सब्सटेंस कंसीडर करते हैं। इसलिए मॉलिक्यूल और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। इसको हम पढ़ के आए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वाटर 1:8, 1:8 शो करता है। तो इनमें एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, और जिनमें एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स हो वो भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। तो प्योर एलिमेंट्स भी हुए, मॉलिक्यूल कंपाउंड्स भी हुए, और ये सब प्योर नहीं हुआ, ये सब क्या है, इम्प्योर। तो एयर भी क्या है,
इम्प्योर है क्योंकि एयर के अंदर डस्ट, ऑक्सीजन बहुत सारी गैसेज है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड डिफरेंट गैसेज, तो वो भी क्या हुई, इम्प्योर। तो ये तो था हमारा प्योर सब्सटेंस जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हो। अब प्योर सब्सटेंस के बाद जो हमारा टॉपिक है अगला है वो है मिक्सचर। मिक्सचर, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर कितने टाइप के। तो मिक्सचर नाम से पता चल रहा है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, मिक्सचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, मिक्सचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टू और मोर then one kind of, two or more than one kind of pure form of matter। तो मिक्सचर क्या होता है, टू और मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सिंपल सा बोल दो कि दो सब्सटेंस को आप मिक्स कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर। दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। homogeneous mixture and second one is heterogeneous, second is heterogeneous mixture। अब homogeneous और heterogeneous क्या होते हैं, homogeneous और heterogeneous, देखो होमो का मीन्स होता है, होमो मीन्स सेम फेज, या बोल सकते हो सेम कॉम्पोजिशन सीजन, ठीक है। होमो का मतलब ही होता है सेम फेज। अब ये फेज क्या है देख लो, ये मेरे पास पानी की बोतल है, पहले एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कर दिया है वाटर फिल, वाटर पानी डाल दिया और इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट को, क्या कर दिया, सॉल्ट को। ये पानी है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है, ठीक है, नमक घुल जाता है पानी में। देखो सेम फेज का मतलब क्या होता है, पहले सॉल्ट था एंड वाटर, सॉल्ट का फेज क्या है, सॉलिड फेज, और वाटर का लिक्विड फेज। ये होते हैं सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैस फेज, ठीक है। सॉल्ट का सॉलिड फेज था, इसका लिक्विड फेज। बट जब मैंने सॉल्ट को वाटर के अंदर डाला, पहले नमक और पानी था बट अब ये नमक का पानी है, जिसे बोलते हैं नमकीन पानी, ब्राइन सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर। जैसे मैंने सॉल्ट को इसमें ऐड करा, अब बाई चांस मान लो मैंने ऐड कर रखा है इसमें, अब ये आपको कैसा दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है या लिक्विड। अब बोलोगे ये, अब इसे देखो सॉल्ट भी नहीं बोल सकते, इसको वाटर भी नहीं बोल सकते, सॉल्ट वाटर, जिसका फेज कैसा है, लिक्विड। कैसा फेज है, लिक्विड। दो डिफरेंट फेज के सब्सटेंस को मैंने ऐड कर रहा था, बट ऐड करने के बाद दोनों का फेज सेम हो गया, ठीक है। होमो का मतलब ही होता है सेम फेज, जिनका फेज एक जैसा हो। इस टाइम पे ये घुलने के बाद फेज कैसा शो करेंगे, लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज मींस सेम फेज, तो यहाँ पे सेम फेज हुआ, तो जिसका सेम फेज हो उसका मतलब ही होमोजीनियस होता है, ठीक है। जिन मिक्सचर में सेम फेज हो जाता है ऐड करने पर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे घुलने के बाद इसका फेज कैसा होगा, लिक्विड फेज। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट फेज या फिर डिफरेंट कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर लेते हैं, इसके अंदर भर लिया हमने वाटर, ठीक है। इसमें हमने क्या डाल दिया, वाटर, ठीक है, वाटर डाला। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूं सैंड, सैंड पार्टिकल। तब मैं इसमें सैंड डालूंगा तो आपको अलग से दिखेगा, चलो येलो से लिख देता हूं, सैंड पार्टिकल्स, रेत के कण, मिट्टी।
ये वाटर था, उसमें क्या डाल दिया हमने, सैंड, ये सैंड। अब बताओ, देखो ये सॉलिड फेज था, वो लिक्विड फेज है, पर दोनों को मैंने ऐड करा, अभी भी फेज क्या है, दो डिफरेंट फेज हैं। आपको उसमें एक सॉलिड सॉलिड सैंड दिख रहा है और जो लिक्विड वाला है वाटर दिख रहा है, दो डिफरेंट फेज शो कर रहा है। जिनके फेज डिफरेंट हो और डिफरेंट कॉम्पोजिशन हो वो कौन होते हैं, हेट्रोजीनियस। कौन होते हैं, हेट्रोजीनियस। जिनका फेज सेम हो और कॉम्पोजिशन सेम हो वो होते हैं होमोजीनियस। यहाँ पे कौन सा फेज है, लिक्विड फेज, और वहां पे कौन सा फेज है, अभी भी बोथ लिक्विड एंड सॉलिड फेज। साथ ही साथ इसमें आपने ये भी पॉइंट पढ़ा होगा, इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, वो एक ही मतलब है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सेम बोल लो या फिर यूनिफॉर्म बोल सकते हो, उसमें डिफरेंट बोल लो या फिर नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एक ही बात है। इनमें सेपरेट बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज का मतलब है, देखो यहाँ पे जो सॉलिड है, यहाँ पे जो सॉलिड है वो एक सेपरेट दिख रहा है, अलग से बाउंड्री सी बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ सेपरेट बाउंड्रीज। दे डू नॉट शो सेपरेट बाउंड्रीज। इसमें फेज ही एक ही हो गया, बाउंड्रीज तो छोड़ो, इसमें सॉल्ट दिख ही नहीं रहा, इसमें कोई सेपरेट बाउंड्रीज होती नहीं। उनको अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो सेटल डाउन हो जाएगा, इनको अनडिस्टर्ब छोड़ोगे तो सेटल डाउन नहीं होता। तो ये होता है हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये क्या होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद मिक्सचर हो गया हमारा, प्योर सब्सटेंस हो गया, स्टेट ऑफ मैटर। एसआई यूनिट्स, इनको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो कितनी एसआई यूनिट्स है, 7, जो आपको पता होनी चाहिए। पहली मास, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल केजी। लेंथ मीटर, एम। टाइम सेकंड, एस बोल लो या एससी। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर, केल्विन। केल्विन यूज करेंगे टेम्परेचर की यूनिट, के कैपिटल। और कौन कौन सी रह रही है, मास, लेंथ, टाइम, वेट हो, चलो ठीक, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो, चलो ठीक है। नंबर ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल लो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOL से लिखते हैं। इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोल लो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट जो होती है इसकी इंटेंसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं कैंडेला, इसकी यूनिट का नाम होता है कैंडेला। वैसे ये यूज नहीं है। CD कौन सी रहेगी, मास, लेंथ, टाइम, 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ, सिक्स, गलत कर दी क्या कोई मैंने, मास, लेंथ, मीटर, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट। अच्छा वो करंट नहीं लिखे ना, तो मैं सोचो करंट कहाँ लिखा, 7th ऊपर ही लिखनी थी ऐसा, चलो कोई नहीं, करंट, क्योंकि सब पढ़ के आए हो, एम्पियर, ए। ठीक है, आंध्र मेरी एम्पियर उन्हीं के नाम पर है। तो ये 7 SI यूनिट्स हैं जिनको